Now, dear students, hopefully you are all fine. Today's our lecture is electron affinity. यानी आज हमने टॉपिक सेकंड टॉपिक करना है फर्स्ट ईयर का और ये सेकंड में भी है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो देखिए ये आज हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जिस तरह आप लोगों ने पहले पढ़ा था ना आयोनाइजेशन एनर्जी, तो उसमें किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते थे। लेकिन आज हमारे पास सेकेंड है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते हैं। यानी हम यहाँ पे लिखते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी released or absorbed when an electron is added to the valence shell of an isolated gaseous atom to form anion is called electron affinity। मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी released or absorbed when an electron is added to the valence shell of an isolated gaseous atom to form anion is called electron affinity। तो मतलब कहने का ये हुआ कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल में जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है उस टाइम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई डॉट कैपिटल ए के साथ। मतलब ये ई ए ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है। तो मतलब ये प्रोसेस जो है ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी is always a exothermic process as well as endothermic process। क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी होती है एब्जॉर्ब भी होती है, इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कह सकते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस का नाम भी दे सकते हैं। इसी तरह इसी का दूसरा पॉइंट है हमारे पास हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हायर में हम फर्स्ट सेकंड इसकी बात करेंगे। तो हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में देखें हमारे पास जिस तरह से जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है ना उसकी जो वैल्यूज आती हैं वो पॉजिटिव में होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो फर्स्ट से हायर होती है। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज पॉजिटिव में है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उसकी वैल्यूज नेगेटिव में ऐसा क्यों होता है, ये पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं। तो देखें मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे ये हमारे पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का हमें पता है कि एटॉमिक नंबर 8 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऐसा नहीं होता कि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम में ले ले, पहले ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, उसको लेने के बाद फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ऐड होगा। तो देखिए जब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है ना तो ये O -1 बन जाएगा। मतलब ये ऑक्सीजन का यूनी नेगेटिव आयन बनेगा। इस टाइम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इस प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो del H इज इक्वल टू -349 किलो जूल। -349 वो होती है
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है क्लोरीन की, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो इसकी डेल एच इज इक्वल टू -141 किलो जूल पर मोल। ये ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। इसी तरह हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इसके अंदर यूनिनेगेटिव आयन के अंदर, तो फिर ऑक्सीजन के यूनिनेगेटिव आयन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान में सेम चार्जेस की वजह से रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है। उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए हम कहते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी और रिपल्शन कम हो जाएगी, तो फिर जाकर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा O -2। तो ये हमारे पास डेल H इज इक्वल टू +780 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास +780 किलो जूल पर मोल जो है ये ऑक्सीजन की सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। अब इसका आप लोगों को मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ये कांसेप्ट कैसा है। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम यूं एक्सप्रेस करते हैं, ये हम सपोज करते हैं कि ये ऑक्सीजन का पहला शेल है और ये ऑक्सीजन का दूसरा शेल है, लेट अस सपोज कर रहे हो। तो ऑक्सीजन के पहले शेल में देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने 6 होते हैं वैसे, एक ये 2 हो गए, ये 3 4 5 और ये 6। इस टाइम जो ऑक्सीजन है ना ये न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन नंबर जो है इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर। तो ये क्या करेगा, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जब आएगा ना ये उसको रिपेल नहीं कर सकेगा ज्यादा, क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूट्रल है। तो क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है उसको अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो ये ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स खड़े होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, ये उसको स्पेस देंगे। तो जब उसको स्पेस देते हैं ना ये थोड़ा सा क्लोज हो जाएंगे, तो उसकी जैसे स्पेस बनेगी तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसमें ऐड हो जाएगा साथ में, ये फिर करीब हो जाएंगे। जैसे ये करीब होते हैं तो ये फिर आपस में रिपल्शन करते हैं, जैसे रिपल्शन करते रहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो जो शेल है ना वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है, मतलब उसका जो साइज है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इनके दरमियान में जो रिपल्शन है थोड़ी कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले इस तरह था ये पहला शेल, अब ये दूसरा शेल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मतलब आप ये देखिए 1 और ये 2, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस तरह क्या हुआ कि पहले थोड़ा साइज छोटा था, अब थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि जब प्रोटॉन एक ऐड होता है ना तो फिर न्यूक्लियर अट्रैक्शन में कमी आ जाती है, और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन में कमी आती है ना तो फिर साइज जो है वो एक्सपेंड करता है। इसी तरह अब ये बन जाएगा ऑक्सीजन का यूनिनेगेटिव आयन। जब हम ऑक्सीजन के यूनिनेगेटिव आयन के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना तो ऑक्सीजन के यूनिनेगेटिव आयन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में सेम चार्जेस की वजह से रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है। उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए एनर्जी जो है इस प्रोसेस में एब्जॉर्ब होती है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो फिर ये रिपल्शन कम हो जाएगी, फिर जाकर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन की जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है ना ये होती है -141 किलोजूल पर मोल, मतलब ये नेगेटिव में होती है, एक्सोथर्मिक होती है। अब जब दूसरी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है ना तो ये एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी बताया कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में ऐड हो जाता है ना, जब ऑक्सीजन का यूनिनेगेटिव आयन बन जाता है, जब ऑक्सीजन के यूनिनेगेटिव आयन के अंदर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन के यूनिनेगेटिव आयन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान में रिपल्शन की वजह से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है ताकि वो रिपल्शन कम हो जाए और सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। तो इसमें हम कहते हैं कि इसकी वैल्यूज जो होती है पॉजिटिव में होती है और ये नेगेटिव में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है ऑलवेज एक्सोथर्मिक और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है ऑलवेज एंडोथर्मिक होती है। इसी तरह देखें आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स और बताते हैं। ये देखिए हमारे पास एग्जांपल है क्लोरीन की। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। इसके पहले शेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 7, मतलब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये क्लोरीन क्या काम करेगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा। जब एनर्जी रिलीज होती है ये क्लोराइड आयन बन जाएगा और ये डेल H इज इक्वल टू -341
किलो जूल पर मोल, मतलब ये इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, मतलब क्लोरीन ने एनर्जी को रिलीज किया है फिर जाकर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। मतलब जो पहले भी पढ़ा हमने कि किसी भी एटम की ना जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो हमेशा के लिए एक्सोथर्मिक होती है। इस तरह एक और एग्जांपल लेते हैं फ्लोरीन की। अब इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा फ्लोराइड आयन। यहाँ पे लिखेंगे del H is equal to -328 किलो जूल पर मोल। मतलब ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज हैं। मतलब आपको मैंने बताया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, एग्जांपल बताएं, फिर बताया कि हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, फर्स्ट सेकंड की बात की। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ना, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी shows positive sign while the first electron affinity shows negative sign। ऐसा क्यों होता है, तो ये आप लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम इसके फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फैक्टर्स को समझने से पहले एक स्टेटमेंट होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, वो आप लोगों को पहले थोड़ा सा शेयर करते हैं। वो क्या है कि द मीडियम ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मतलब एक एटम के न्यूक्लियस की इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के साथ जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी। क्योंकि अभी पढ़ा हमने कि एक एटम के न्यूक्लियस की इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। आप यूं समझ लें जितना एटॉमिक साइज छोटा होगा ना, तो उसके जो न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है आखिरी शेल के साथ वो भी कम हो जाएगा स्मॉल साइज की वजह से। जितना डिस्टेंस कम होगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा। और अगर एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा हो गया ना, बढ़ गया, तो एक एटम के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है उसके आखिरी शेल के साथ वो बढ़ जाता है। तो फिर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में ऐड होने आता है, तो ज्यादा डिस्टेंस की वजह से वो जो एटम का न्यूक्लियस होगा वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वीकली अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब छोटे साइज वाले एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो ज्यादा होती है, और लार्जर साइज वाले एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो कम होती है। तो इस फैक्टर से, उस लाइन से हम ये क्लियर करते हैं इसके फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स में देखें, पहला हमारे पास है इसी का एटॉमिक रेडियस, और दूसरा ये हमारे पास है एटॉमिक रेडियस के साथ न्यूक्लियर अट्रैक्शन दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे ये हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट। अब इसमें देखें, आप लोगों को अभी बताया थोड़ा सा एटॉमिक रेडियस का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ क्या रिलेशन है। जितना एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा तो उसी हिसाब से एक एटम के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है आखिरी शेल के साथ वो भी ज्यादा होता जाएगा, तो फिर एक न्यूक्लियस की इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ एटॉमिक रेडियस के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यूज होती हैं वो कम होती हैं। तो मतलब इसका इनवर्स रिलेशन है, एटॉमिक रेडियस का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। और न्यूक्लियर अट्रैक्शन की जब बात करें, जितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज होती है वो भी ज्यादा होती है। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह शील्डिंग इफेक्ट, इसका क्या होगा, इनवर्स, क्योंकि आपको पता है एटॉमिक रेडियस या साइज के बढ़ने से जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बढ़ता है। तो शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन में कमी आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज होगी वो कम होती है। मतलब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। मतलब ये भी क्या है, इनवर्स रिलेशन शो करता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ। इसी के साथ एक और पॉइंट है इसी का, ट्रेंड्स या वेरिएशंस इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या रुझान होता है। नंबर 1, पहले हम बात करेंगे इन आ ग्रुप में हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यूज होती हैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप डिक्रीज होती हैं। क्यों डिक्रीज होती हैं, क्योंकि नंबर 1 मतलब हम यहां लिख रहे हैं ना
decreases from top to bottom, decreases from top to bottom in a group due to number 1 atomic radius increases क्योंकि atomic radius increase होता है। नंबर 2 यहां पे लिखेंगे nuclear attraction decreases, ये जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होती है ना डिक्रीज होती है इस वजह से। इसी तरह तीसरा पॉइंट मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं शील्डिंग इफेक्ट। नंबर 3 ये हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है इस वजह से। इन ये ग्रुप में आप लोगों को इसका मैंने थोड़ा सा वेरिएशन बताया है। इसी तरह नंबर 2 पे ये हमारे पास है इन आ पीरियड में इसका क्या रिलेशन है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट बात करते हैं ना तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, तो साफ ज़रा एक एटम के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है आखिरी शर्त के साथ वो भी कम होता जाएगा, तो फिर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी, मेजर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है। मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी increases from left to right in a period due to नंबर 1 ये हमारे पास है नंबर 1 atomic radius decreases, number 2 nuclear attraction increases, और नंबर 3 effective nuclear charge increases। इसमें शील्डिंग इफेक्ट remains constant। इसमें जो शील्डिंग इफेक्ट है ये कांस्टेंट होता है पीरियड के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दिया ग्रुप में पीरियड में इसका क्या वेरिएशन है, क्या कुछ होना है। फिर इसके लास्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं एक्सेप्शनल बिहेवियर। मतलब इसका ये है कि एबनॉर्मल बिहेवियर इसके दो ही हैं। नंबर 1 यहां पे हम लिख रहे हैं ग्रुप 2A 5A एंड 8A, इनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज होती है ना वो कम होती है, लो होती है। इसकी वजह क्या है नंबर 1। और दूसरा है कि जिस तरह हमने पढ़ा ना कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो है ना एटॉमिक साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज कम होती हैं, वो ठीक है। लेकिन जब हम हैलोजेंस की बात करते हैं तो उसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये हैं, तो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए और क्लोरीन की कम होनी चाहिए। लेकिन क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन की कम, यानी कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है फ्लोरीन से। इसकी क्या रीजन है? ये दो हमारे पास एक्सेप्शनल केस हैं। तो आप इनको पहला मैं ये बता रहा हूं कि जब हम ग्रुप सेकंड ए की बात करते हैं ना उसमें क्योंकि बेरिलियम है, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है ये 4 है, यानी 1s2 2s2, तो मतलब इसका जो s ऑर्बिटल है कंप्लीटली फिल्ड है। दूसरे में पांचवा है हमारे पास, उसमें नाइट्रोजन फैमिली है। नाइट्रोजन जो है उसके अंदर जितने भी मेंबर है उस ग्रुप के अंदर वो हाफ एंड रूल को ओबे करते हैं, वो भी स्टेबल है। आटम में तो वैसे भी नोबल गैसेज है क्योंकि वो फिर डोपलेट और हाफ एंड रूल को ओबे करती हैं। तो मतलब ये ग्रुप सेकंड ए के मेंबर है, 5A के मेंबर है और 8A के जो मेंबर होते हैं ना वो ज्यादा स्टेबल होते हैं बाकी के मुकाबले में।
तो इसका मतलब ये हुआ वो ज्यादा स्टेबिलिटी की वजह से वो उनकी जो मेजर ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यूज होंगी ना वो कम इस वजह से होते हैं क्योंकि ज्यादा स्टेबल होते हैं। दूसरे केस में क्लोरीन और फ्लोरीन का कांसेप्ट है हमारे पास कि फ्लोरीन की वैसे ज्यादा होनी चाहिए क्लोरीन से, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो फ्लोरीन से ज्यादा। ऐसा क्यों होता है? जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 9 है, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p5, यानी इसके बैलेंस शेल में 2s2 2p5 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फ्लोरीन के बैलेंस शेल में जो आखिरी शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो फ्लोरीन के न्यूक्लियस के बाद थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना देते हैं, जिसकी वजह से वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा रिपेल करते हैं थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से, जिसकी वजह से मेजर ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो कम होती है। और इसके केस में क्लोरीन की जब हम बात करते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसके आखिर में ना 3s2 3p5 आता है, मतलब इसका एक तो शेल बढ़ जाएगा, शेल के बढ़ने से इसका थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं बनेगा क्योंकि साइज बढ़ गया है, तो इसलिए इसकी जो मेजर ऑफ अट्रैक्शन है वो तो ज्यादा होगी उसके मुकाबले में क्योंकि रिपल्शन नहीं होगी इसकी। तो इसका मतलब ये हुआ फ्लोरीन जो है वो थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाता है जबकि क्लोरीन नहीं बनाता। फ्लोरीन के थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से उसकी मेजर ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, जबकि क्लोरीन की जो मेजर ऑफ अट्रैक्शन है कम इलेक्ट्रॉन के साथ वो ज्यादा होती है। इसलिए हम कहते हैं कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ये हमारे पास थोड़े से पॉइंट्स थे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के रिलेटेड जो आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस किए हैं, तो आप लोगों ने इस टॉपिक को सही तरह से देखना है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट क्या है, फिर ये एग्जांपल आप लोगों को मैंने इधर बता दी है, फिर हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसमें कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शो पॉजिटिव साइन व्हाइल द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शो नेगेटिव साइन, जस्टिफाइड कैसे ऐसा होता है ये भी आप लोगों को बता दिया। फिर इसके बाद फैक्टर्स थोड़े से डिस्कस किए आप लोगों से। फैक्टर्स से पढ़ने से पहले आप लोगों को मैंने एक लाइन शेयर की है, स्टेटमेंट शेयर की है कि द मेजर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। उस एक स्टेटमेंट से ये हमारे जो कांसेप्ट्स होते हैं रिमेनिंग वो ये क्लियर होते हैं। फिर ट्रेंड पढ़ा हमने, ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड होता है, पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड होता है, फिर एक्सेप्शनल केस की बात की। लेकिन मैंने यहाँ पे डी ब्लॉक का कोई कांसेप्ट नहीं दिया क्योंकि ये टॉपिक हमारा सिर्फ जो है ना एफ स्टेबल का ही है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोग सही तरह से क्लियर कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक वो होगा हमारा वो नेक्स्ट शेयर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर को आप लोग देखने के लिए आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो आने वाले जो लेक्चर है वो भी आप लोग सही तरह से देख सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।